सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं सौरभ कुमार वाचस्पति जी द्वारा रचित कहानी चौरस। अरे ओ सुंदर की अम्मा, कहाँ मर गई? प्यास से मरा जा रहा हूँ और ये औरत है कि सुनती ही नहीं। राघव रंदे से लकड़ी चौरस करता हुआ चिल्लाया था। गांव के लोग कहते हैं कि राघव जैसा लकड़ी का कारीगर आसपास के 10 गांवों में भी नहीं मिलेगा। 4 दिन पहले निरंजन साहू ने उसे एक लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बनाने का काम सौंपा था। घर में इतनी तंगी थी कि बमुश्किल एक वक्त के खाने का इंतजाम हो पाता था। 2 घरों का कच्चा सा मकान था उसका। बाहर आंगन में ठेहे पर बैठा वह एक उबड़ खाबड़ लकड़ी को चौरस कर रहा था। घर में कुल 4 जने थे। वह खुद, पत्नी पार्वती, बेटी चंदा और बेटा सुंदर। जेठ की धूप सीधे सिर पर सवार थी। माथे से पसीना टप टप चू रहा था। आती हूँ जी, अंदर से पार्वती की आवाज आई। चिल्ला तो इतने जोर से रहे हो जैसे भूत देख लिया हो। गांव के इस छोर पर चिल्लाओगे तो उस छोर का आदमी सुन लेगा। जरा धीरे नहीं बोल सकते? बड़बड़ाती हुई पार्वती बाहर आकर उसके पास खड़ी हो गई। बोलो क्या है? काहे बुलाया? अरे काहे बुलाऊंगा? बुढ़ावती आ गई, अब काहे बुलाऊंगा? हाँ बुढ़ावती आ गई, मगर मजाक करना नहीं गया। अरे सुंदर की अम्मा, बस यही तो शिकायत है भगवान से कि इतनी जल्दी हम लोगों को बूढ़ा क्यों कर दिया। अभी उम्र ही कितनी होगी तुम्हारी? यही कोई 40, पर लगती हो 60 की। तो क्या 20 की लगूं? और अब फायदा क्या है 20 की लगकर? सुंदर की अम्मा, राघव बड़े प्यार से बोला, याद है जब हमारी शादी हुई थी? गांव भर में तुझसे सुंदर किसी की महरिया नहीं थी। और मैं तो पगलाया सा घूमता था तुम्हारे पीछे। हर दम तुम्हारे पास ही बैठा रहता था। सब कहते थे कि जोरू का गुलाम हो गया है। याद है। पार्वती शर्माती हुई बोली। लो पहले पानी पी लो। लोटा लेकर राघव एक ही सांस में आधा पानी पी गया। अब क्या याद करूं उन दिनों को? अब तो बस घर गृहस्थी से छुटकारा ही नहीं मिलता। अच्छा सुनो जी, अपना सुंदर कह रहा था कि उसे 4000 रुपयों की जरूरत है। 4000 रुपए? राघव की आंखें फैल गईं। जानती हो सुंदर की अम्मा कि अभी तक खाने के लाले पड़े हुए। 4000 रुपये कहाँ से लाऊंगा? नहीं ला सकते तो मेरी पढ़ाई बंद क्यों नहीं करवा देते? दरवाजे पर सुंदर खड़ा था। गेहुआ रंग, लंबा तगड़ा शरीर। पिता के विपरीत वह नौकरी करना चाहता था। अपने पुश्तैनी पेशे में उसका मन नहीं लगता था। अभी 12वीं का छात्र था। पर तुम इतने रुपयों का करोगे क्या? मुझे शहर जाना है। सुंदर थोड़ा नरम होकर बोला। शहर जाकर क्या करोगे? मुझे नौकरी करनी है। नौकरी? राघव के चेहरे पर जमाने भर का आश्चर्य जमा हो गया। ये क्या कह रहे हो सुंदर? नौकरी करोगे और वो भी शहर जाकर? तुमको इतना समझाया पर तुम्हारे दिमाग में मेरी बात घुसे तब ना। अरे अपना इतना अच्छा काम है, कहता हूँ सीख लो, कभी भूखों नहीं मरोगे। पर तुम्हारी समझ में मेरी बात कभी आएगी भी कि नहीं, पता नहीं। अरे सुंदर की अम्मा, तुम ही समझाओ इसे। माँ क्या समझाएगी मुझे? देख तो रहा हूँ, जिंदगी भर से ये लकड़ी छील रहे हो, कभी पेट भर खाना नसीब नहीं हुआ। घर की हालत देख नहीं रहे? मैंने कह दिया शहर जाऊंगा तो जाऊंगा, आपको रुपये देना हो तो दीजिए। सुंदर फट पड़ा। कहाँ से दे दूं रुपए? रुपए हो तब ना। दिन भर काम करता हूं तो रात को खाना मिलता है। ऊपर से तुम्हारी पढ़ाई के नाज नखरे। चंदा जवान हो गई है, उसकी शादी की भी चिंता है। किसी तरह जोड़ जाड़ कर 4 गहने बनवा दिए हैं उसके लिए। कहाँ से लाऊं रुपए? देखो बेटा, नौकरी वोकरी का चक्कर छोड़ो। लकड़ी का काम भी कोई बुरा नहीं होता। मन लगाकर मेरी विद्या सीख लो। मेरी जैसी कारीगरी इस गांव में तो क्या, पास के 5 गांवों में किसी के पास नहीं होगी। बेटे कला कला होती है। हम बढ़े ही हैं। लकड़ी को चौरस करते हैं। ऊबड़ खाबड़ लकड़ी को छील छील कर उसे देवताओं का आकार देते हैं। जिंदगी भी ऊबड़ खाबड़ होती है बेटे। इस पर सीधा जाने की कोशिश करो। शहर की जिंदगी बड़ी टेढ़ी होती है, मान जा मेरा कहना। राघव बड़ी ही दर्द भरी आवाज में अपने बेटे को समझा रहा था, पर सुंदर
बुत बना हुआ था। पार्वती की आंखों से अनवरत आंसू बह रहे थे। शाम ढलने लगी। सूर्यदेव बांसों के झुरमुट में आंख मिचौली खेल रहे थे। आसमान एक सुनहरी आभा से भरा हुआ था, पर सुंदर की आंखें शहर के चकाचौंध के सपने देख रही थी। उसके सामने शहर जाने के सारे रास्ते बंद पड़े थे। पास में रुपया नहीं था, मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। अजीब कश्मकश में फंसा हुआ था। अचानक उसे एक उपाय सूझ गया। उसकी आंखें चमक उठी। अब वह आराम से रात गुजार सकता था। उसके शहर जाने का सपना जो पूरा होने वाला था। सुबह जब राघव की आंख खुली तो सुंदर अपने बिस्तर पर नहीं था। राघव का माथा ठनका। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। सुंदर को सुबह उठने की आदत नहीं थी। एक अजीब सी आशंका राघव के मस्तिष्क में फैल गई। वह उठ गया। पार्वती को जाकर बताया कि सुंदर घर में नहीं है, और बस पार्वती पागलों की तरह दौड़ पड़ी घर के बाहर सुंदर को ढूंढने। जो भी मिलता बस उसी से सुंदर के बारे में पूछने लगती। किसी को पता होता तब तो बताता। वह घर लौट आई। यहाँ एक नया तूफान खड़ा था। जेवरों का बक्सा खुला था और उसके सारे जेवर गायब थे। पार्वती सर पीट कर रह गई। राघव के सारे मंसूबे टूट गए। चंदा की शादी की चिंता उसके सामने मुंह बाए खड़ी थी। दिन बीतने लगे पर सुंदर नहीं आया। गर्मी के मारे सुंदर का बुरा हाल था। आज पूरे 10 दिन हो गए थे उसे शहर आए, मगर कहीं कोई नौकरी नहीं मिली थी। बहन के कान की बाली उसने बेच दी थी। उसी पैसे से अब तक गुजारा हो रहा था। जहां रात होती वहीं फुटपाथ पर सो जाता। भूख लगाई थी सो एक होटल के सामने वह रुक गया। थोड़ा झिझका, फिर अंदर जाकर एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। चुपचाप खाना खाने लगा। कोने वाली कुर्सी पर बैठा एक बूढ़ा बड़ी विचित्र नजरों से उसे घूर रहा था। सुंदर चुपचाप खाना खा रहा था। सन्नाटे के बीच उस बूढ़े ने सुंदर के उड़ते हुए दिमाग को विराम दिया और पूछा, बेटे कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, सुंदर ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। पता नहीं? ये क्या जवाब हुआ? क्या घर वालों ने निकाल दिया है या खुद ही घर से भाग आए? उस बूढ़े की तीर सी तेज आंखों में एक चमक कौंध गई थी। हाँ, सपाट स्वर। नौकरी करोगे? हाँ, ठीक है, जल्दी जल्दी खाओ और चलो मेरे साथ। सुंदर की आंखों के सामने आशा की किरण चमक उठी। वह जल्दी जल्दी खाने लगा। खाना खत्म कर वह उस बूढ़े के साथ चल पड़ा। बूढ़े ने सुंदर से उसके घर परिवार के बारे में भी पूछा। सुंदर ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। बाबा काम क्या करना होगा? कुछ खास नहीं बेटे, पढ़े लिखे हो, हिसाब लगाना तो जानते ही होंगे। बस दिन भर हिसाब ही लगाना है। जहां मैं काम करता हूं वहां लाखों का लेन देन होता है। बस ईमानदारी से काम करोगे तो नाम के साथ दाम भी कमाओगे। अब और कितनी दूर है बाबा आपके मालिक का घर? बस पहुंच ही गए समझो बेटा, ज्यादा दूर नहीं है। अगर धूप लग रही हो तो चलो रिक्शा कर लेते हैं। बूढ़े ने एक रिक्शे वाले को आवाज दी। सुंदर ने अपनी पोटली खोलकर 10 रुपए निकालकर रिक्शे वाले को दिए। बूढ़े की आंखें पोटली पर ही गड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर मंद मुस्कान फैल गई। जेवरों की खनखनाहट उसके कानों में अमृत घोल रही थी। बूढ़ा रिक्शे वाले को रास्ता समझाता जा रहा था। रिक्शा अब एक संकरी गली की ओर मुड़ गया। कुछ दूर चलने के बाद बूढ़े ने रिक्शे वाले को रुकने को कहा। रिक्शे से उतरकर वे लोग पास के एक घर के अंदर घुस गए। क्यों लाला, फांसला है नया मुर्गा? कमरे में बैठे एक दड़ियल ने बूढ़े से कहा। राशिद बेटे, इस कला में आज तक मैं कभी फेल नहीं हुआ। अब टुकुर टुकुर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अपना हुनर भी तो दिखाओ। बूढ़े ने राशिद को इशारा किया। इशारा भांपते ही राशिद ने सुंदर के हाथों से पोटली छीन ली। अब सुंदर की समझ में आया कि वह गलत लोगों के चंगुल में फंस गया है, पर अब वह चीखने और चिल्लाने के अलावा कर ही क्या सकता था। राशिद और उस बूढ़े ने मिलकर सुंदर को बहुत मारा। बेचारा सुंदर उन लोगों से तब तक मार खाता रहा जब तक होश में रहा। बेहोश होते होते उसने देखा कि वे लोग उसे उठाकर घर से बाहर फेंक रहे हैं। जब उसे होश आया तो ना तो वह बूढ़ा वहां पर था, ना ही वह दड़ियल। वह कंगाल हो चुका था, न घर का था न घाट का। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए।
हार थककर उसने वापस घर लौटने का मन बनाया। दुखते जिस्म को साथ लेकर वह बस स्टॉप की ओर चल पड़ा। उस बेढंगी लकड़ी पर रंदा घिसते राघव की आंखों से अनवरत आंसू ढलक कर गाल पर से होते हुए नीचे जमीन पर गिर रहे थे। लकड़ी धीरे धीरे सीधी हो रही थी। वह आंसुओं को बार बार पहुंचता था, पर कमबख्त ऐसे थे कि फिर ढलक जाते थे। पार्वती के सिसकने की आवाज सुनकर राघव ने रंदा चलाना बंद कर दिया। गुस्से में बोला, काहे को रो रही है तू? उस लफंगे के लिए जो तुझे छोड़कर घर से भाग गया, साथ में तेरे और चंदा के गहने भी ले गया। अच्छा होता ये नालायक पैदा ही ना होता, कम से कम कलंक तो ना बनता। वह फिर से रंदा चलाने लगा। पार्वती निरंतर रोए जा रही थी। राघव से अब रहा नहीं गया। वह पार्वती के पास आकर बैठ गया। बड़े प्यार से बोला, पार्वती, ए पार्वती, देख जो होना था सो हो गया। अब रोने धोने से क्या होगा? अब तो बस भगवान से एक ही अर्जी है कि उसे जहां भी रखे सुखी रखे। और बस अब पार्वती से बर्दाश्त नहीं हो सका। वह फूट फूट कर रो पड़ी। बोली, चंदा के बापू, तुम नहीं समझोगे माँ का दर्द क्या होता है। कैसा भी था पर वो मेरा बेटा था। 9 महीने उसे इसी पेट में पाला है मैंने। तुम तो उसके बाप बाद में कहलाए, पर मैं उसकी माँ 9 महीने पहले ही बन गई थी। कलेजे से लगाकर रखा उसे, अपना खून पिलाकर बड़ा किया, पर फिर भी उसे मुझ पर दया नहीं आई। तभी न जाने किधर से चंदा चिल्लाती हुई आई, बापू बापू, सुंदर भैया आ गए, सुंदर भैया आ गए। राघव और पार्वती को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। कहाँ है सुंदर? कब आया? कैसा है? कोई दुर्घटना तो नहीं हुई? तरह तरह के सवाल चक्कर काटने लगे। नजरें स्वतः राह की तरफ उठ गईं। कंधे पर कपड़े की पोटली लटकाए हताश, निराश, उदास और थके कदमों से सुंदर घर की तरफ बढ़ रहा था। चंदा ने दौड़कर उसके कंधे से पोटली उतार ली। दरवाजे पर पहुंचते सुंदर की आंखों से भी गंगा जमुना बहने लगी। राघव ने सुंदर को छाती से लगा लिया। कहा, बेटा जो हुआ सो हुआ, तू लौट आया यही काफी है। शायद राघव की उन बूढ़ी आंखों के पीछे छिपे जिंदगी के कसैले अनुभवों ने उसे बता दिया था कि सुंदर के साथ क्या हुआ है। बापू, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। सुंदर बस इतना ही कह पाया। उसका गला रुंध गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।